नमस्ते, अभिवादन, अभिनंदन, welcome once again in our YouTube channel Assertive Ayurveda. And today title is also under the subheading Brush the Bushes. Friends, ऐसा होता है कि जब भी मैं एमडी आयुर्वेद स्कॉलर से बात करता हूँ कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, what you will do after completing the your post graduation, तो दो तीन उत्तर मिलते हैं। एक ये होता है कि हमें एकेडमिया में जाना है, टीचर बनना है। दूसरा होता है कि जो भी मिल जाएगा कर लेंगे। और तीसरा होता है कि नहीं, हमें अपनी क्लिनिक करनी है। बहुत अच्छा लगता है जब फुल कॉन्फिडेंस से कोई भी बच्चा ये बोलता है, कोई भी पीजी स्कॉलर ये बोलता है कि हमें जाकर के अपनी क्लिनिक करनी है। तो ऐसे ही कई स्टूडेंट्स जो हैं, कई स्कॉलर्स को लर्नर्स बोले कि हमें क्लिनिक करनी है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया काउंटर क्वेश्चन कि हाउ यू विल रन योर क्लिनिक, व्हाट आर द इनिशियल procedures, what you will do for establish your clinic, are you aware about it? उत्तर वही, ढाक के तीन पात, नहीं सर, जाकर के बस खोल तो लेना है, करना क्या है। देखा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ सर्टिफिकेशन कराना होता है, कुछ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कुछ मिनिमम नॉर्म्स पूरे करने होते हैं, तब आप अपनी क्लिनिक खोल पाते हैं। तब आपको खोलना चाहिए। ऐसे करने को तो कुछ भी लोग कर लेते हैं। हाँ, गए क्लिनिक खोल ली, कोई डायमेंशन का नहीं है, बस छोटी सी जगह मिल गई है या बहुत बड़ी जगह मिल गई है, हमने अपनी क्लिनिक खोल ली, थोड़ा अपना इक्विपमेंट रख के चला दिया। मगर ऐसा नहीं है। आपको इसके बारे में तब पता चलता है जब आपको कोई तकलीफ होती है। ईश्वर न करे कि आपकी क्लिनिक में कभी कोई तकलीफ हो, लेकिन अगर कोई तकलीफ होती है और कोई कंज्यूमर यानी कि पेशेंट आपको अदालत में खड़ा कर देता है किसी नेग्लिजेंसी के लिए, तब आपके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि तब आपसे सब कुछ मांगा जाता है कि आपका क्लिनिक आपने खोला तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ था, उसका सर्टिफिकेशन कहाँ था, आपका उसका फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट कहाँ है, उसका पोल्यूशन का कहाँ है, उसका बायोमेडिकल वेस्ट का कहाँ है। और फिर आप जब खाली हाथ होते हैं तो आपको बचना मुश्किल हो जाता है। उस पेशेंट के लिए तो आपके पास जो है, उसका जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी तो जिम्मेदारी आपके पास हो ही जाती है। And other the violation of the laws that you are not having this fire system, fighting arrangements and the biomedical waste and the other things required, one invite more penal action. So be aware. तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दिमाग को बिल्कुल साफ रखिए, क्रिस्टल क्लियर रखिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। कोई कैसे क्या कर रहा है, आपका सीनियर चाहे आपका आने वाला जूनियर, उसका ही अनुकरण मत करिए। सफाई करके रखिए अपने दिमाग में, ब्रश द बुशेस, एकदम सटीक जानकारी रखिए और ऐसा काम करिए कि आपको भविष्य में कोई तकलीफ न हो। तो आज हम इसी पर केंद्रित करते हैं अगले 15-20 मिनट में। हालांकि बहुत वास्ट टाइटल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल करें, इसकी साइट पर जाएं और देखें, समझें। मैं थोड़ा सा बस आपको सेंसिटाइज करने की जानकारी दे रहा हूं। कल की ही बात है, मेरे पास द्रव्यगुण विभाग से एक पीजी स्कॉलर आई और गुजरात राज्य से थी। हमको बस हमारा कुशल क्षेम पूछने आई थी और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या करोगी तुम आगे। तो उसने कहा कि क्लिनिक करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये बताओ कि क्लिनिक कहाँ करोगे।
तो अहमदाबाद में हमने कहा अच्छा वहाँ रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी सर, कर लेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ही कुछ ना कुछ क्लू मिलते रहते हैं, आप लोग कुछ बताते रहते हैं, कुछ जैसे कि आपके कमेंट्स लगातार यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। बड़ा अच्छा कमेंट आया है आसो अरिस्ट वाले पर कि अमेजन जो है मृत्यु संजीवनी सूरा बेचती थी 375 ml के पैकिंग में, जबकि पैकिंग अलाउ है 120 ml। तो इस तरीके के कमेंट्स आपके आते हैं और मैं इनकरेज हो रहा हूँ और इसलिए आपसे लगातार बात कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी जानकारी को बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं आप इसको महत्व दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं और इसको दूसरों आप खुद समझ रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं। तो बस इसी सिलसिले में आज द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 नोट कर लीजिए। देखिए अगर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो तो द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। लेकिन इस एक्ट में जाने के पहले आज सुबह सुबह मैंने कई लोगों की नींद खराब की है, पूरे भारत से 5-6 राज्य में। सुबह 7 बजे से मुझे विचार आया कि नहीं आज मैं इसको बोलूंगा, तो मैंने कहा कि कुछ जरा ग्राउंड लेवल की जानकारी लूं। तो मैंने आज पूरे भारत को सवेरे सवेरे अपने फोन से जगाया है और जो जानकारी मिली मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक मिली, बहुत ही असंतोषजनक मिली। बहुत चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमको बराबर का दर्जा चाहिए, लेकिन हम बराबर के दर्जे पर तो अभी कहीं नजदीक भी नहीं पहुंचे हैं। हमको तो बस ऐसे धुप्पल में चलाया जा रहा है, जो चल रहा है बस चलने दिया जाए। चलिए, हमने शुरुआत की डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर वाराणसी मैडम डॉक्टर भावना द्विवेदी को फोन करके, ठीक सुबह 7 बजे ही। मैंने कहा मैडम बताइए क्या क्या आप कैसे रजिस्ट्रेशन आप लोग करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने बताया कि 2017 के बाद डीओ ऑफिस जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो रजिस्ट्रेशन देने लगे हैं क्लिनिक खोलने के लिए। उसके पहले वो सीएमओ से होता था और नर्सिंग होम वगैरह के लिए वो थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आप स्पेशलाइज क्लिनिक खोल रहे हैं पंचकर्म की और चाहे क्षार सूत्र की, तो उसके पास एमडी पंचकर्म या एमएस शल्य की डिग्री है कि नहीं है। और अगर आप कुछ और आगे जा रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ कोई एमबीबीएस एमएस डॉक्टर का एफिडेविट आपके हॉस्पिटल के लिए है कि नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 2017 से चल रही है। तो हमने कहा मैडम ये तो ठीक है कि वाराणसी का डीओ ऑफिस, बाकी उत्तर प्रदेश के डीओ लोग क्या कर रहे हैं। तो मैडम ने सब आदर सहित उन लोगों को कहा कि देखिए अभी तो वो लोग क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमने कहा कि द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का कुछ मेजरमेंट या कुछ जो उसके मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनको आप लोग फॉलो कराते हैं। तो मैडम ने कहा कि इस बारे में अभी सेंसिटाइज किया जा रहा है आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कि भाई आप इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करिए। चलिए, ये तो हुआ उत्तर प्रदेश। फिर मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ा, हिमाचल प्रदेश में अपने मित्र डॉक्टर विजय चौधरी जी को फोन किया कि भाई आपके यहाँ क्या हालात हैं। तो उन्होंने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उनके यहाँ लागू होता है, और लेकिन अगर जैसे कि कोई आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस भी खोलना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि हम डिटेल आपको और बताएंगे। फिर मैं नीचे गया राजस्थान में, और वहाँ अपने मित्र, बड़े ही प्रखर मित्र मैं कह सकता हूँ, बड़े ही अच्छे नेतृत्व करते हैं और बहुत सारे सांगठनिक कार्यों को कर रहे हैं, जोधपुर से डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी। उनसे मैंने ये जानकारी मांगी कि भैया बताइए अपने राजस्थान में क्या होता है। तो उन्होंने जो जानकारी दी तो बड़ी आश्चर्यजनक थी। उन्होंने कहा कि एकदम खुली छूट है जी, कोई कुछ भी कर ले, कहीं भी खोल के बैठ जाए और चाहे जो कर ले। और हमने कहा कि जिले स्तर का अधिकारी आपका क्या कहलाता है। तो बोले कि सब के सब डिप्टी डायरेक्टर हैं, प्रमोशन के रैंक हैं SMO 1 SMO 2 और जिले स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। हमने कहा कोई आपके यहाँ क्लिनिक खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन
या कोई आपको नर्सिंग होम के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजस्थान में अभी इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने कहा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 का फॉलो अप करें कि नहीं, इस विषय में मैं अभी पूर्णतया बता नहीं पाऊँगा, कुछ जानकारी एकत्रित करता हूँ तो बताता हूँ। मैंने उनको धन्यवाद किया। फिर मैं नीचे और आगे महाराष्ट्र में गया, वहाँ डॉक्टर पीयूष गांधी को फ़ोन किया कि भाई नांदेड़ में, कि बताइए महाराष्ट्र में क्या सिस्टम है। तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए सर, हमारे यहाँ तो ये है कि क्लिनिक खोलनी है तो आप को कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ओपीडी खोलनी है तो, लेकिन अगर आपको एक दो बेड भी आप रखते हैं तो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट आपके यहाँ उस पर लागू होता है, चाहे वो आयुर्वेद का हो चाहे वो एलोपैथ का हो, और ये सर्टिफिकेशन सिविल सर्जन देते हैं। चलो बहुत अच्छा, कुछ तो हो रहा है। फिर मैं और कोशिश किया कि कुछ और जानकारी अच्छी सी लूँ, लेकिन अब सुबह सुबह बहुत सारे मित्र सो ही रहे थे, फ़ोन पिकअप नहीं किया, तो अब उनका तो नाम नहीं लूँगा मैं, भाई हो सकता है वो वर्जिश कर रहे हो या कहीं व्यस्त हो। लेकिन मैंने थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे दिमाग में बात आई कि ये इसके ऊपर बात करते हैं। तो हाँ, गुजरात में ये भी पता चला डॉक्टर अपूर्व भट्ट से, मैंने उनको भी जगाया, क्योंकि वहाँ तो 2 घंटा लेट सनराइज होता है। मैंने कहा कि हमको जानकारी आधे घंटे में बताओ, तो कह रहे कि सर सब सो रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी अभी याद आया कि सनराइज लेट होता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनके यहाँ तो जहाँ आप क्लिनिक खोल रहे हैं वहाँ का शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और फिर अगर कोई बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसको देखना होता है, और ओपीडी के लिए किसी रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और नर्सिंग होम भी अभी मतलब कि कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। तो चलिए, समय समय पर जानकारियां मिलेंगी। तो जो भी आप पीजी स्कॉलर्स या आपको कोई भी, आप रिटायरमेंट के बाद अपनी क्लिनिक खोलने जा रहे हो, गवर्नमेंट टीचर हैं या कहीं भी हैं, आपको अपनी एक नई एज इज नो बार, तो आपको क्या चाहिए ये मैं थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज करने जा रहा हूँ। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप बहुत एक सफल चिकित्सक या आप किसी भी दुर्घटना में आपके बचाव नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 का जाएगी। अगर ये दिख रहा होगा तो देखिए, अपने आयुष का सब प्रतिबिंब यहाँ पर दिया हुआ है, खरल, जड़ी बूटियां सब है। ये क्या द्योतक है, किस बात को बता रहा है? दिस इंडिकेट दैट इट इज एप्लीकेबल टू द आयुष सिस्टम हॉस्पिटल्स टू। ऐसा नहीं है कि ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 सिर्फ एलोपैथी के लिए ना। ये पेज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप देखिए। ये लिखते हैं कि द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 हैज बीन enacted by the central government to provide for registration and regulation of all clinical establishments in the country, with a view to prescribe the minimum standards of facilities and services provided by them. आप अगर इस सर्विस सेक्टर में आते हैं, हॉस्पिटल आप खोलते हैं, तो किसी भी तरीके से कहीं भी नहीं खोलेंगे। आपका एक मिनिमम स्पेस, मिनिमम फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिससे कि आप पेशेंट सर्विस अच्छी कर सकें। और ये बोलते हैं कि इन्होंने 4 राज्यों के लिए बनाया, मूलतः अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, एंड ऑल द इंडियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द एनसीटी दिल्ली। मार्च 2012 में थोड़ा सा लीगलिटी है, इसमें जाएंगे तो आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक legislation for 2 or more states and other state may opt that legislation। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो बनाया लेजिस्लेशन, ये 4 स्टेट्स के लिए बनाया, वो है नेमली अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए। और बाकी स्टेट्स, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, आसाम and Haryana have adopted the act under clause 1 of the article 252 of the constitution।
तो इतने राज्यों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, बाकी लोगों को भी अडॉप्ट करना बाकी है। चलिए, फिर भी जैसे कि अब राजस्थान में तो ये है ही है, झारखंड में है ही है, हरियाणा में है ही है, लेकिन जैसे कि महाराष्ट्र में अभी इसका पूर्णतया लागू नहीं हुआ है या उनकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो वहाँ पर अभी सिविल सर्जन ही सब कर रहे हैं और बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट वहाँ लग रहा है। लेकिन ये सब जगह एक जगह होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ने इसके लिए नेशनल काउंसिल भी बनाया है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और जो लाइन जो मैं आपको एकदम से पढ़ाना चाहता हूँ ये है कि द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स बोथ थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक टाइप्स ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट भी कोई खोल रही है तो उसको ये स्पेसिफिकेशन मिनिमम स्टैंडर्ड के लागू करने होंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, टू ऑल रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए मित्रों, टू ऑल रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग सिंगल डॉक्टर क्लिनिक। ये बोलते हैं कि बिलोंगिंग टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमारा जो आयुष सिस्टम है, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है, तो ये एक्ट हमारे ऊपर भी लगता है। और ये कहते हैं कि सिंगल डॉक्टर क्लिनिक, एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल रहा है तो उसके ऊपर भी लगेगा। और क्या कहता है कि द ओनली एक्सेप्शन इज द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रन बाय द आर्म्ड फोर्सेस। ये जो द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये सारे सिस्टम्स पर जो भारत में रिकॉग्नाइज्ड है और हम उसमें आते हैं, कि सबके ऊपर लगेगा। एक सिंगल डॉक्टर खोल रहा है उसके ऊपर भी लगेगा, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट खोल रहा है उसके ऊपर भी लगेगा, गवर्नमेंट एक बड़ा खोल रही है उसके ऊपर भी लगेगा, एक सिंगल डॉक्टर खोल रहा है उसके ऊपर भी लगेगा। बस एक जगह नहीं लगेगा, वो है आर्म फोर्सेस के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि आर्म फोर्सेस के ऊपर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके लिए वो स्पेस की रिक्वायरमेंट हर जगह तुरंत नहीं हो सकती है, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कहीं वो मोर्चे पे है, कहीं वो दूसरे बॉर्डर पे है जहाँ स्पेस प्रॉब्लम है, वो अपनी फैसिलिटीज जितनी चीजें उनकी अवेलेबल है डिफेंस सर्विसेज, वो वहां पर कर सकते हैं। अब भाई, अब देखिए कि आगे ये और क्या क्या करते हैं। इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं कि किसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि क्या आयुष का स्टैंडर्ड है, तो जी हाँ, आयुष का स्टैंडर्ड है यहाँ पर। और मिनिमम स्टैंडर्ड्स देखिए, हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आया मिनिमम स्टैंडर्ड। मिनिमम स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ पे एलोपैथी है, यहाँ आयुष है, और ये हमने क्लिक कर दिया। आयुष में देखिए आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, सुवारिकपा, यूनानी, योगा, ये सातों सिस्टम के लिए ये एक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है। अब यहाँ हमने क्लिक कर दिया, देखिए आयुर्वेदा। अब आयुर्वेद के लिए आप देखिए 46 पेज का डॉक्यूमेंट है। ध्यान दीजिए मित्रों, ये 46 पेज का डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि आयुर्वेद का अगर सिंगल डॉक्टर क्लिनिक खोल रहा है या गवर्नमेंट खोल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 50 बेडेड खोल रही है, या कोई कॉर्पोरेट खोल रहा है, तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगा। डेवलपमेंट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुर्वेदा, 46 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसके लिए सिंगल डॉक्टर के लिए अलग है, डिस्पेंसरी के लिए अलग है, थेरेपी सेंटर के लिए अलग है, और हॉस्पिटल विद मिनिमम ऑफ 10 बेड्स के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग दिए हुए हैं। ये 25 बेड्स का अलग दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप देखिए, 50 बेड के लिए अलग दिया हुआ है, 100 बेड के लिए अलग दिया हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारे लिए तो स्टैंडर्ड इस एक्ट में है ही नहीं है। इस एक्ट में आपके लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब आप अगर अपनी क्लिनिक इसके स्टैंडर्ड से खोलते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स में क्या है कि आपके पास इक्विपमेंट्स कितना होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए। ये 100 स्क्वायर फीट का स्पेस बता रहे हैं कि एक सिंगल डॉक्टर की क्लिनिक के लिए। फिर ये बताते हैं कि आपके पास ये तो 100 बेड के लिए है कि 2500 स्क्वायर फीट में अगर क्लिनिक को चला जाऊँ सिंगल डॉक्टर की क्लिनिक पर, तो सिंगल डॉक्टर की क्लिनिक पर आप आएंगे डिस्पेंसरीज पर, तो 100 स्क्वायर फीट है, डिस्पेंसरी काउंटर है एज पर रिक्वायरमेंट। अभी देखिए स्टेथोस्कोप, बीपी 1, टॉर्च 1, थर्मामीटर 1, ये सब चीजें आप जानते हैं, टंग डिप्रेशर 1,
एक्सरे व्यू बॉक्स एक, हैमर एक, हाँ, और आपके लिए खरल भी है, खरल भी दिया हुआ है कि खरल भी चाहिए। तो ये फुट स्टेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये देखिए आप सब चीजें आपके लिए दी हुई हैं। अगर आप इनको फुलफिल करके एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं तो बहुत बढ़िया। अब एक जगह हम और आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इसको आप इस आइकन पर भी जाइए, इस साइट पे द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन पे, तो इन्होंने हर डिजीज के लिए बहुत ही उम्दा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। जैसे कि ये हुआ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्रिटिकल केयर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑब्स्टेट्रिक्स, हेमोरॉइड्स, ये हेमोडायलिसिस, ईएनटी, ये सब के लिए आप किसी को भी क्लिक करिए तो आपको बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट, आपको पीडीएफ फाइल मिलती है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आयुर्वेद की स्थिति क्या है? आयुर्वेद की स्थिति भी यहाँ बहुत अच्छी है, और इसको मैं अच्छी ही कहूँगा इन द सेंस कि अब ये इस पर आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दी हुई है आयुर्वेद के लिए। और देखिए यहाँ पर डिजीजेस क्या हुई हैं: जलोदर, कुष्ठ, तमकश्वास, कास, अजीर्ण, आमवात, ज्वर, कामला, संधिवात। लेकिन कुल 18 डिजीजेस का ही इन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है। और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ये डायरेक्टिव गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप मरीज को कैसे ठीक करेंगे। और ये एक बार पढ़ने योग्य है, लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी खटक रही है मैं आपसे शेयर कर ही लूँ, तो ये कि बाकी जैसे कि उनकी डिजीज हैं तो उनके पास 40 पेजेस के डॉक्यूमेंट हैं एक डिजीज को तय करने के लिए। लेकिन हम लोग इतना गागर में सागर भरे हुए हैं कि हमने 18 डिजीजेस 16 पेज में ठीक कर दी हैं। मेरा कहना है कि इसमें इलाबोरेशन की जरूरत है। इसकी इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को थोड़ा और एक्सपर्ट्स को बुला करके और इस गाइडलाइन को थोड़ा और इतना ही एक्सटेंसिव बनाना चाहिए जितना एक्सटेंसिव उन्होंने एलोपैथी के लिए बनाया हुआ है। लेकिन चलिए, अभी तो थोड़ा सा हम तो इस बात से नहीं संतुष्ट हैं कि हमको वहाँ पर जगह मिली है, नहीं, हमें और अच्छी जगह मिलनी चाहिए और उतनी ही डिटेल में हमको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जितना कि उनको मिल रहा है। और ये टीम्स हैं जिसके इधर की इन्होंने, ये देखिए रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए इनके पास 109 पेज का डॉक्यूमेंट है, और हमारा तमकश्वास इन्होंने आधे पेज में ठीक कर दिया है। तो यहाँ ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कितने एक्सपर्ट्स की टीम लगी? 109 पेज में इन्होंने दिया तमाम रेस्पिरेटरी डिजीज। हमारे तमकश्वास को इन्होंने ठीक कर दिया 1 पेज में। तो ये सब थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जहां हमको आवाज उठानी चाहिए। अब ये देखिए, इन्होंने एक डेवलप कोऑर्डिनेटर वगैरह का सबका नाम दिया कि हर एक डिजीज के लिए अलग अलग, ये ईएनटी वालों के लिए है। तो मैं जो आपके सामने कहना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमारा नाम तो यहाँ आ गया है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हमारा नाम आ गया है। अब ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आयुर्वेदा और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी हम कहीं दिख रहे हैं, ये सारा हम दिख रहे हैं, लेकिन उस रूप में हम नहीं दिख रहे हैं जिस रूप में हमें होना चाहिए। मैंने आपको एक दो एग्जांपल दिए कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम बना करके 48 पेज के डायरेक्टिव दे रहे हैं। आप इस साइट पे जाइए, सारे पीजी स्कॉलर्स, फिजिशियंस, टीचर्स, आई इनवाइट यू टू गो टू दिस साइट of the clinical establishment of the registration and the regulation act 2010 of the Ministry of Health and Family Welfare and see how systematic they had developed it. And yes, they have included IUs, but in a meager amount. Not their approach or the attitude is not at par. Yes, we are also a system of medicine, and we have also elaborative systematic protocol to treat any disease. If there are some references are given, published references are given for a particular treatment, suppose for the anything here from the obs and gynae, after the protocol
They have suggested more readings and there are the published paper. Why not for us? Why not for us? You have treated 16-18 diseases just in the 16-18 pages. No further suggestion, no further reading. Whether we have not published anything? We are also publishing since last 2 decades many things. So why not attention is given to us? Why our scholars are not being benefited? क्या वो सिर्फ इसलिए है कि आप उनके ऊपर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन की ही पैरामीटर्स लगाएं? हमें लगता है कि आपको नॉलेज भी डिसेमिनेशन करना चाहिए, जैसा कि आपने एलोपैथी के लिए कर रखा है। तो उसके लिए हम ही लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ही लोग अप्रोच कर रहे हैं इस काउंसिल को, इनकी काउंसिल बनी हुई है, काउंसिल के चेयरमैन को लिखें कि भाई हमें और प्रॉपर बड़ा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दीजिए, जैसा कि आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एलोपैथी के लिए दे रखा है। तब हमारे ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, हमारे प्रैक्टिशनर्स को, हमारे फिजिशियंस को बहुत फायदा होगा। निश्चित रूप से बहुत देखने लायक ये डॉक्यूमेंट है। आई इनवाइट यू ऑल कि आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपना वाला भी देखिए जो आयुर्वेद के लिए दिया हुआ है, और एलोपैथ वाला भी देखिए कि देखिए वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी तथ्यों को रखना है। तो मित्रों, हमें क्लिनिक करनी है, बहुत अच्छी बात है। मैं इंकरेज करता हूँ प्रत्येक पीजी स्कॉलर, यूजी स्कॉलर जो भी है कि आप क्लिनिक करिए, निश्चित रूप से क्लिनिक करिए, क्योंकि आप क्लिनिक करेंगे तो ही सोसाइटी में, और अच्छी स्टैंडर्ड क्लिनिक करेंगे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोसाइटी में आयुर्वेद को प्रोपोगेट करेंगे एक बहुत अच्छे सिस्टम के रूप में, न कि वो कचहरी वाले दुकानों के रूप में। तो ये ढेर सारे आयुर्वेद के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं कि हम लोग को उनसे जरा रिड ऑफ होना है, उनसे हमें अपने आप को अलग करना है और कानून की सहायता से अलग करना है। तो अब यहाँ आप क्लिनिक खोलिए। अब इन प्रोविजंस को, द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के स्पेस के प्रोविजंस को 100 स्क्वायर फीट, और ये करीबन 20-25 सामान है। अगर आप सिंगल ओपीडी चाहते हैं, एक सर्टिफिकेशन ले लीजिए। सर्टिफिकेशन उस स्टेट का, आपका आयुर्वेद का डिस्ट्रिक्ट का बड़ा ऑफिसर दे सकता है, और अगर वहाँ वो नहीं लागू है तो जो सिस्टम आपके स्टेट में लागू है आप उसको फॉलो करिए, लेकिन ये सर्टिफिकेशन लीजिए, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए। और अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आपका उसी स्टैंडर्ड पर रहता है तो आपने अपनी युक्ति लगाइए, अपना विजन और अपना एक्सपीरियंस लगाइए। लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं, आई रिक्वेस्ट टू द काउंसिल ऑफ द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट registration and regulation that please provide more emphasis on the treatment protocol of the IU system too, because it is your domain, as you have did very hard work for the and appreciable work for the treatment protocol of the allopathy for the different disorders. Here also too, there is a big list. They have gone through the even the vector-borne diseases. They have gone through the clinic emergency. Many things they have covered so nicely that all are very appreciable. But here in the Ayush section, that is the limitation of Ministry of Health. They don't have such an approach to the everyone. So this document is in the short, but this is our duty to make this document elaborative by offering our services, by writing the Council of the Clinical Establishment Act, और finally अगर हमें फिर से उनके बाद बराबर का दर्जा चाहिए और हम बराबर होना चाहते हैं तो हमको इस रूप में भी बराबर आना होगा जो वो लोग करते हैं। और अगर आप क्लास की सर्विस करना चाहते हैं तो क्लास की सर्विस के लिए आपको ये सारे रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। नहीं तो मास की सर्विस तो हम कर ही रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मुझे तो बार बार वो एफिडेविट याद आ जाता है गुजरात सरकार वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि आयुर्वेद के लोग जलसा करते हैं, मेला लगाते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, और एलोपैथी के लोग ओटी करते हैं, आईपीडी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। उस कंपैरेटिव चार्ज में गुजरात गवर्नमेंट के दिया है उसने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लोग निश्चित वेतनमान के लिए हारे। बड़ा कष्टदायी है। या तो आप जलसा ही करते रहिए जैसे कि जलसा वाले हैं बने हुए हैं, जो लिखा भी हुआ है वहां पे, और नहीं तो फिर आप क्लिनिक खोलिए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर को लर्नर्स, आई
I encourage you, I motivate you to open the clinic, but as per the norms of the Clinical Establishment Registration and Regulation Act 2010, and as per the norms of your state government. Come in the market with the very much the systematic way, do the service to the society, and keep the flag up with a high. Thank you everyone. Namaste.